अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुप्रीम कोर्ट के सामने 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में इसी आईनी तकाजे को मलूज़े खातिर रखा है। 3 रुकनी बेंच ने 6 समातों के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए आज इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने के फैसले को गैर आईनी करार दिया है। फैसले में लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और जुरिसडिक्शन, वॉइड एब इनिशियो ऑफ नो लीगल इफेक्ट and is hereby quashed. Neither the Constitution nor the law empowers the Commission to extend the date of elections beyond the 90-day period as provided in Article 224(2) of the Constitution. इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है। आईन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सदर मुमलकत की दी गई 30 अप्रैल की तारीख का फैसला बहाल किया और करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से 13 दिन जाया हो चुके हैं, इसलिए पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त गुजार अदालत से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया कि अदालत का 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर भी दिलाई गई। इस फैसले में जजेस के नोटिस में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। इसके अंदर 5वें पेज के ऊपर नुक्ता नंबर 9 में कहा गया, द 5-member bench of the court by a majority 3-2 अपना होल्ड किया गया। 2 learned judges in minority. Respectfully, the position as claimed by the learned judges in minority is erroneous and is not सस्टेनेबल बाय लॉ। जस्टिस काजी फाइजी और अमीनुद्दीन के फैसले की कानून में कोई हैसियत नहीं, ये भी आज फैसले में कहा गया। 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल जारी करते हुए वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है कि इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार भी फराम किए जाएं और 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराम कर दिया जाए। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया है। आईनी और सियासी बहरान में घिरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने से मजीद टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वफाकी काबीना ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे अक़लियती फैसला करार दिया। काबीना ने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिले अमल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदल और इंसाफ का कत्ल करार दिया। ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से फिर एक मरतबा जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। ऐवान से अदालती फैसले के खिलाफ शदीद रद्द अमल के साथ साथ ऐवान से बाहर लीगी क़यादत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया, मगर लीगी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच को कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज ने आजाद अदलिया के जजेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि 2018 में जो काम फैज खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और 1 मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मरियम नवाज ने रद्द अमल में मजीद कहा कि आज का फैसला उस साजिश का आखिरी वार है कि जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर लाडले इमरान खान को पेश कर दिया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दिया। PTM से पंजाब हुकूमत छीन के गैर आईनी तरीके से परहेज इलाही को दिलवाया गया। किसी से वादा तो पूरा करना था और उसी गैर आईनी फैसले के नतीजे में आज पाकिस्तान एक आईनी बहरान में है। आज उनको ख्याल आया कि फ्लोर क्रॉसिंग बुरा है,
जब पीपल्स पार्टी से लोग तुड़वाए जा रहे थे किसी आमिर का हुकूमत बनाने के लिए, तो तब फ्लोर क्रॉसिंग नजर नहीं आता। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फ्लोर क्रॉसिंग जबरदस्ती करवाया गया। तब तो अदालत का फैसला है कि ये पार्लियामेंट का काम है, हम पार्लियामेंट के काम में घुसते नहीं है। फुल कोर्ट का मुतालबा पार्लियामान के अंदर करारदाद के जरिए भी किया गया, मगर चीफ जस्टिस ने पार्लियामान के इस मुतालबे को नजरअंदाज करके फैसला सुना दिया। अदालती फैसले और इस पर शदीद रद्द अमल के बाद अब आईनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज की ट्वीट्स को ही स्क्रिप्ट बनाकर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में बैठ के एन वही सारी बातें दोहराई जो मरियम नवाज ने ट्वीट की और इन 3 रुकनी बेंच को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करने का भी तकाजा कर दिया। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वाइस चेयरमैन हैं। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबीना ने यकसर साफ साफ मुस्तरद कर दिया है, बल्कि फैसले पर अमल दरामद से भी इनकार कर दिया है। सूरत हाल गंभीर तर होती जा रही है। कुरैशी साहब, क्या यह मुमकिन है कि आप एक अदालती फैसले को इनकार कर दें? इनकार नहीं कर सकते। ये इन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की है मेरी राय में, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, अदलिया ने किया क्या है, उन्होंने आइन की तशरीह की है, कोई फैसला सादर नहीं किया। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। हम पटिशन लेकर गए, उन्होंने तशरीह कर दी और फैसला फरमा दिया। और ये फैसला दूसरी मरतबा किया है। पहली मरतबा उन्होंने 1 मार्च को फैसला किया था। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया था, तस्लीम करके शेड्यूल दिया था। शेड्यूल देने के बाद दरखास्तें हासिल की थी, उनकी जांच पड़ताल की थी, यानी कि सारा प्रोसेस चलाया। फिर इन्होंने अबहाम पैदा करने के लिए इन्होंने कई उलझने पैदा की, यके बाद दीगर उनमें नाकाम हुए। आज फैसला आ गया। अब इस फैसले को अगर तस्लीम नहीं करते तो ये आइन पर ज़र्ब लगा रहे हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं समझता हूं अगर अपनी बात पर कायम रहते हैं तो अदालत को शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ। आपको ये तौहीन अदालत लग रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मदऊ होता देखना चाहते हैं, तो हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि 3 जजेस के मुकाबले में 4 जजेस अक़लियती फैसला दे रहे हैं। वो तो इस बात के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं। आज भी आपने देखा वजीर आजम ने इसी अदल और इंसाफ का कत्ल करार दिया है इस फैसले को। तो अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको दिख रही है, क्या मुमकिन तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस प्रोसेस के जरिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं आपकी नज़र में? एब्सोल्युटली। देखिए मेहर, बात ये है, इन्होंने ये सारे नुक्ते, इनके जो लीगल विजिट्स है ना, इन्होंने सारे नुक्ते उठाए। अटॉर्नी जनरल ने ये 4-3-3-2 ये बहुत बहस हुई। तकरीबन 11:30 से 1:10 तक मैं अदालत में मौजूद था और इस पर बहस रही इसी नुक्ते पर। फिर इनके आ गए इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने भी बहस की। जितने ये पॉइंट्स आज उठा रहे हैं ना, जो असेंबली में खड़े होकर तकरीर की लॉ मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये सब बहस में आ चुके हैं और सब कुछ सुनकर उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। यूनानिमस डिसीजन है और अब इस पर अमल दरामद होना है। अब अगर ये रुकावट डालेंगे तो ना तारीख इनको माफ़ करेगी, ना पाकिस्तान की आवाम इनको माफ़ करेगी। ये फैसला हो गया, इलेक्शन होने हैं और जो भी अब इस इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनेगा, चाहे इलेक्शन कमीशन बने, चाहे कोई निगरान सेटअप बने, वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा और पाकिस्तान की आवाम उसको। कुरैशी साहब, मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो हो जाए। उन्होंने आज ये ट्वीट की। 3 रुकनी बेंच का फैसला है, उनका ये भी मानना है कि इस साजिश का आखिरी बार है ये और जजेस इमरान खान के सहूलतकार हैं, बल्कि उन्होंने तो कटहरे में लाने वाली बात की, नवाज शरीफ साहब ने उसको दोहराया। मगर क्या ये सीधा जब ये कटहरे की बात करते हैं, ये तो चीफ जस्टिस को कटहरे में ला खड़ा करने की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह, मरियम ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उन्होंने एक तो कंटेम्प्ट भी की है और दूसरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की है और तीसरा उन्होंने शहबाज शरीफ से छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन फार्मूला तलाश किया है कि डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हो जाएं। वो तो अपना रास्ता साफ कर रही है ना, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तो वो खुद हैं, तो शहबाज शरीफ होंगे तो उनकी नंबर नहीं आएगा। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से। मगर शाहजी, फुल कोर्ट के मुतालबे में क्या कबाहत थी? पार्लियामान में करारदाद भी पेश की गई, फुल कोर्ट बना लिया जाता तो आज एटलीस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट ना होती।
हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इस फैसले से बहरान के इख्तिताम की तरफ आपने कदम उठाया है। देखिए, जो ये बहरान पैदा करने वाले हैं वो ये ख़ुद हैं। अगर ये आइन को तस्लीम कर लेते बहरान पैदा ही ना होता। अब ये जो आप कह रही हैं ना कि फुल कोर्ट उनका मुतालबा, ये भी ज़ेर बहस आया और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी वजाहत से बताया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता। हमने तो एतराज़ नहीं किया था। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लार्जर बेंच हो, फुल कोर्ट हो, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता, हमारे लिए सभी मोहतरम हैं, हम चाहते हैं फ़ैसला हो और इंतखाबात हों और आइन की पासदारी हो। अब फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सका? चीफ जस्टिस साहब ने उसकी वजाहत की और कहा कि और टेक्निकल वजूहात का उन्हें जिक्र किया कि ये वजूहात हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें अपने अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास और वो उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट क्यों नहीं बना सकी। टेक्निकली नहीं बन पाता था, इसलिए उन्होंने कहा था एट बेस्ट आप लार्जर बेंच का तकाजा तो कर सकते हैं, फुल कोर्ट टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। फरमाए दीजिएगा, अब अगला लाहे अमल क्या है? आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है, अगली स्ट्रैटेजी की बात हमारी खबर के मुताबिक डिस्कस हुई है, क्या डिस्कस हुआ है? मेरी राय में ये 2 इलेक्शन तो होने हैं जी। हम ऑफर करते हैं उन जमातों को जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं कि आइए बैठकर हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तैयार कर लेते हैं, उस पर एक आमादगी पर हम एक दूसरे को कायल करते हैं कि फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कैसे हो सकता है और उसमें हम मिलकर इलेक्शन कमीशन के लिए आसानियां पैदा करें। बाकी रहेगी 3 असम्बलियाँ, मरकज़ की, बलूचिस्तान की और सिंध की। उस पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं कि मुनासिब तारीख जल्द अज जल्द कब हो सकता है कि मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए ताकि हम तवज्जो कर सके इकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। मगर शाह जी, ये तो अभी एजेंडे पे ही नहीं है ना। हुकूमत ने तो जॉज खुद नोटिस के हवाले से अदालती इस्लाहात की हैं, अब सदर मुमलिकत ने समरी वापस भिजवा दी है, लेकिन अभी वो इस्लाहात बड़ी गुंजाइश भी मुमकिन तौर पर पैदा कर देती है। कानून का इतलाक मौजूदा फैसले पर क्या हो सकता है आपकी नज़र में? हुकूमत इस अपील भी रखती है, अब इस अपील में अगर जाए तो बेंच बनेगा, चीफ जस्टिस बैठेंगे विद 2 सीनियर जजेस एज वेल, एक पूरा प्रोसेस है इस हवाले से। मेहर, उस लेजिस्लेशन की कोई वक़्त ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि असेंबली लेजिस्लेट नहीं कर सकती, यकीनन कर सकती है। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं खुद उसकी अहमियत को समझता हूँ और मैं पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे यकीन रखता हूँ। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ जो आईनी तरमीम से होनी है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हो नहीं सकती। आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार एक सिंपल लेजिस्लेशन से महदूद कर नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। आप देखिए, यके बाद दीगर गलतियां हो रही हैं। आज क्या किया उन्होंने? काबीना का इजलास बुलाया और काबीना के इजलास में उन्होंने जो रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट के, उनको कहा वापस बुला लिया जाए। आप कर नहीं सकते, ये आपका इख्तियार नहीं है। जो रूल 12 है बड़ा वाज़ेह है कि ये प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस का। अगर उन्होंने किसी को लगाना है, हटाना है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, ये आपका इख्तियार ही नहीं है। जहां आपका इख्तियार नहीं है वहां आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। मगर कुरैशी साहब, बात तो इख्तियारात से बहुत आगे निकल गई है। पहले हमने गुड जनरल बैड जनरल खेला, अब हम हुकूमत को गुड जज बैड जज खेलते देख रहे हैं। हुकूमत मेहर बीबी कंफ्यूज्ड है, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कहाँ जाएं। इनके जितने जो थे ना प्लान्स, वो धरे के धरे रह गए और लोग उनसे मुतनफ़्फ़र हो गए हैं। आटा बांटने जाते हैं तो लाइनों में ही लोग शहीद हो रहे हैं, खड़े होके कोस रहे हैं लोग इनको। इकॉनमी को सुधारने जाते हैं तो आज $3 मज़ीद बढ़ गया। सनतकार
जो इनके बड़े परवरदा थे वो हाथ जोड़ जोड़ कर एप्टमा के हजरात कह रहे हैं खुदारा ये फैसलाबाद जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन गया है। किसान हैं वो अपनी जगह रो रहा है, तनख्वाहदार हैं वो अपनी जगह रो रहे हैं। मुझे बताइए इन्होंने हासिल क्या किया है? फॉरेन पॉलिसी में वज़ीर ख़ारजा दस्तयाब ही नहीं है। खित्ते में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक पेशरफ्त हुई है, तुर्की, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब, इतनी बड़े मतलब डेवलपमेंट्स हैं हमारे खित्ते में। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कहीं दिखाई नहीं देते, आप किसी गिनती भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात कर रहे थे कि जो आज बहरहाल फरमा रहे थे हमें ख़तरा ही ये है कि तख्ते पंजाब की लड़ाई पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान वफाक को ले डूबेगी। खाक में बदहन, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये अभी बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। नाज़रीन, हुकूमत का खुल के अदालती फ़ैसलों पर नाफरमानी का ऐलान। आला अदालत का 3 रुकनी बेंच अपनी ही अदालत के 3 रुकनी बेंच के सामने रियासती सतूनों में बला का तसादुम है। गोया रियासत का ये एब्सोलूट ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल ने एक ही दिन में आला अदालत के सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा के 2 बड़े फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। अदालत उज़्मा ने 5 मिनट से भी कम वक्त में समात में हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का खुद नोटिस केस बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर आज ही लार्जर बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने, जो सीनियरिटी में 3रे नंबर पर हैं, बेंच की सरबराही की। 6 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर 5वें, जस्टिस मज़ाहिर नकवी 8वें नंबर पर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 10वें नंबर पर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा 12वें नंबर पर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सीनियरिटी लिस्ट में 14वें नंबर पर हैं। लार्जर बेंच की तश्कील ने आला अदालत में 2 बड़े ग्रुप्स की खुलकर निशानदही कर दी है मुबैना तौर पर, जिसका जिक्र तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। तमाम तर अदालती फैसलों के बाद ये तासुर जोर पकड़ रहा है। लोग बात कर रहे हैं कि लार्जर बेंच उन जज साहिबान पर मुश्तमिल था कि जो चीफ जस्टिस ग्रुप का हिस्सा हैं, जबकि अब यह कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ग्रुप में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। कि जो हमारी बदकिस्मती है कि इतनी ओपन और इतनी वाज़े तौर पे ग्रुपिंग की डिस्कशंस, मुबैना ग्रुपिंग की डिस्कशंस हो रही हैं। नाज़रीन, इस लार्जर बेंच से बाहर रखे गए जजेस का नाम लिया जा रहा है। 2 दिन कबल जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में तमाम खुद नोटिस पर कार्रवाई रोकने का फैसला दिया था। इस फैसले के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एक सर्कुलर सामने आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती। गुज़िश्ता रोज जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए उन्हें ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खत के रद्द अमल में हुकूमत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदा छोड़ने का नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया। हुकूमत ने, हमने ये देखा था, हम आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज ना छोड़ने की हदायत कर दी है। 24 आवर्स के अंदर अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई के लिए भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को खत लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा किया है। खत में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जस्टिस नकवी के कॉन्डक्ट के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीरी शिकायत मौसूल हो रही हैं। शिकायत जो है उनको एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल भी शामिल है इनके अंदर। हम काउंसिल के इजलास के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, इजलास बुलाकर इस बात का तयन किया जाए बकौल इस लेटर के जस्टिस नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या कि गलत हैं। और फिर आज हम क्या देखते हैं कि आज चीफ जस्टिस 6 रुकनी बेंच बनाते हैं। ये कहा गया जस्टिस फायज ईसा साहब के इस लेटर में कि अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाए, यकीनी बनाया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद खुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान हैं, जिसके बरक्स हमने आज क्या देखा कि आज का दिन चढ़ता है और इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस साहब एक बार फिर जस्टिस नकवी को 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर देते हैं।
मैसेजिंग है, ये वाज़े पैगाम है। आला अदालत में ये खुलकर जो बातें सामने आ रही हैं, आने वाली इस तफरीक को रंजिश कहेंगे आप, इख्तलाफ कहेंगे या फिर खलीज कहेंगे, पाकिस्तान की तारीख में बहरहाल ये पहली मरतबा जमहूरी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट किया एक फैसले का कि नहीं मानते। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद दिख रहा है हमें, और अदालत के फैसले पर अमल दरामद से इनकार किया जा रहा है। ताजुब यह है कि 70 सालों में जमहूरी ऐवानों पर शब खून मारा गया, मुंतखब नुमाइंदों के बनाए हुए आइन को ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और आज जमहूरी ऐवान रियासत के खुद मुख्तार सतून की बुनियादें हिलाने जा रहा है। ये रियासत की खिदमत है या फिर सियासत है? और जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी बार बार कहा कि अपने घर की दुरुस्तगी करें, फिक्स योर ओन हाउस, कितनी सदाकत है, कितनी वज़न है इन मुतालबात में? बात करते हैं सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अदालत ने आज फैसला दिया है, काबीना ने फैसला मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के पास क्या ये मुस्तरद करने का ऑप्शन है भी? अमल दरामद के सिवा कोई और ऑप्शन है? नहीं, कोई और आईनी या कानूनी ऑप्शन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसके खिलाफ आप रिव्यू तो फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप उस पर अमल करें। और ये जो कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन पास कराएंगे, वो बेमानी अमल है। जो मर्जी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं करती। एक और बात ये कही जा रही है कि जो कानून नया बना है, वो अगर सदर साहब दस्तखत नहीं भी करते तो 20 अप्रैल को नाफिजुल अमल हो जाएगा। और उस कानून में चूंकि एक अपील का हक दिया गया है और ये कहा गया है कि बेंच जो है वो एक कमेटी बनाएगी 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान पर मुश्तमिल, तो हम उस कमेटी से एक बेंच बनवाकर वहां अपील लेके जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। देखिए, ये काबिल गौर बात है। मेरी नज़र में ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा मुस्तहकम हमारा एक कानूनी उसूल है कि अपील जो है ये प्रोसीजरल मामला नहीं है, ये एक सब्सटेंटिव राइट है। और जो अपील मुयस्सर थी जिस दिन मामला अदालत के सामने आया, वही अपील मुयस्सर रहती है उस तमाम मामले के दौरान। आप अपील की जो ताकत है उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। तो ये मामला बहरहाल अगर अपील लेके जाती है हुकूमत, बेंच बनता है, तो बेंच के सामने ये बहस होगी और उस वक्त देखा जाएगा। ये सवाल भी उठेगा कि अपील जो दी गई है इस कानून के जरिए, क्या वो आईनी तरमीम के बगैर दी जा सकती थी? क्योंकि ये प्रोसीजर का मामला नहीं है। अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है, जो दायरा समाअत है, उससे मुतल्लिक एक मामला है। और एक मजबूत बहस है कि ये मामला सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए छेड़ा जा सकता है। मगर राजा साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जिस केस को सुन रहा हो, इस केस के सिग्नेटरी जज यानी कि जस्टिस फायज ईसा साहब हो, उनको सुने बगैर या उनको शामिल किए बगैर अदालती हुक्म का जायजा क्या ले भी सकता है? और खास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब चीफ जस्टिस पर ये एतराज उठाया जा रहा हो कि तो वो तमाम हम ख्याल जजेस को बेंचेस का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए, वो बात अपनी जगह है, लेकिन अब वो बात तो माजी का हिस्सा बन गई ना। अब 6 मेंबर बेंच ने एक फैसला दे दिया है उस 2-1 के फैसले के हवाले से कि क्या वो 2-1 की अक्सरियत से वो बेंच बाकी जज साहिबान को काम करने से रोक सकता था, ये सवाल था। और 3 मेंबर बेंच ने ये कहा कि हम पे उसका असर नहीं होता, लेकिन साथ ही एक 6 मेंबर बेंच तश्कील दिया गया जिसने इस बात की तायीद की और उस फैसले को गलत करार दिया। तो ये है अब हमारे सामने फैसला। मगर सर, सवाल तो ये भी है ना, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच से फैसला दिया, तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस हवाले से कुछ भी कह सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ जो बेंच बनाया गया, मैंने अभी इब्तिदाई में भी बताया कि इसकी कॉम्पोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब 3rd पोजीशन पे है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 5th पोजीशन पे हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब 8वीं पोजीशन पे है गालिबन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब 10वीं पोजीशन पे हैं सीनियरिटी वाइज, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा 12वीं और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो 14वीं पे हैं। यानी कि जस्टिस प्यूनी जज फायज ईसा साहब को भी नहीं डाला, ऑफ कोर्स साथ जस्टिस तारिक साहब को भी नहीं डाला। पहले 2 जजेस तो साइड पे 4थे, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें नंबर के सारे जज, इन सबको स्किप कर दिया गया। आई अंडरस्टैंड ये चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है, बट सवाल उठ रहे हैं सर अभी। नहीं, ये ठीक सवाल है और ये मौजू बहस है कि बेंच कैसे बनने चाहिए। देखिए, आज दिन तक तो पाकिस्तान का कानून यही रहा है कि चीफ जस्टिस को कुल्ली इख्तियार हासिल है बेंच की तश्कील का, और वो जो भी बेंच तश्कील दे देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। अब ये जो सवाल है कि क्यों कुछ सीनियर जज साहिबान को बेंचेस में नहीं बिठाया गया माजी में या इस मामले में, ये एक जायज़ सवाल है।
लेकिन देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है, ये अंदरूनी मामला है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच का कोई फैसला वो नाकाबिले अमल नहीं हो जाता। वो ऐसा नहीं हो जाता कि हम उसको तज़हीक की निगाह से देखें या कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, हम इसको मानेंगे नहीं। आप बना दीजिए रूल, जिस दिन रूल्स बन जाएंगे और अगर रूल्स ये कहेंगे कि आईनी नौयत के मामलात में जरूर 5 सीनियर तरीन जजों को बैठना है, तो फिर उसी तरह मामला आगे चलेगा। लेकिन आज दिन तक और आज तक ये मामला चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पर मुनहसर है और हमने उस सवाबदीद के नतीजे में बनाए गए बेंचों के फैसलों को। और सर, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब लंदन से तकाजा कर रहे हैं कि 3 जजेस पर मुश्तमिल जो आज का बेंच है जिसने फैसला दिया है, इन तीनों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो बना के पेश किया जाए। इसके ग्राउंड जो हैं वो आपको दिख रहे हैं? नहीं, मैं बस एहतराम कहूंगा, एक साबिक वजीर आजम है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई जज अगर गलत फैसला भी कर दे आइन और कानून के बरखिलाफ भी, तो उसके खिलाफ रेफरेंस नहीं बनती। बेशुमार हमारे ये अदालती फैसले मौजूद हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। एक बड़ी आम सी बात थी, आइन में साफ लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। पूरी रियासत पाकिस्तान जुटी हुई है आइन पाकिस्तान को पामाल करने के लिए कि हम बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, कहीं हम हार ना जाएं इलेक्शन। ये तो कोई जवाज नहीं होता। उसको उन्होंने रद्द किया है। अदालत के सामने ये कहा गया कि 21 अरब रुपए हम नहीं दे सकते, कोई जवाज पेश नहीं किया गया। 21 अरब रुपए हुकूमत जो हमारा खर्चा करती है हर साल, जो पिछले महीने में ही शायद आटे और दीगर सब्सिडीज पे किया है, वो कई ज्यादा खर्चा है। 13,500 अरब का सालाना खर्चा वफाकी हुकूमत करती है, सूबाई हुकूमतें भी तकरीबन उतना खर्चा करती हैं। तो ये तो 0.001% भी नहीं है। और ये कहना कि खर्चे की वजह से हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जमहूरियत को खत्म कर दें, अक्टूबर में भी इलेक्शन ना कराएं, अगली अक्टूबर में भी इलेक्शन ना कराएं, तो ये मज़ाक़ खेज एक स्टैंड था हुकूमत का अदालत के सामने। उन्होंने इसको रद्द किया। बाकी मामला था अमले का, तो अमला तो हमेशा मौजूद होता है। स्कूल टीचर साहिबान PO लगते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अदलिया से लोग लगते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में हैं। जब वो हुक्म दे देते हैं किसी भी इदारे को, तो वो उनके हुक्म को टाल नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा नहीं करनी होती, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म देना होता है आइन के तहत। लिहाजा इलेक्शन कमीशन हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उसकी ताकत याद दिलाई है और साथ ही ये कह दिया हुकूमतों को, चूंकि नजर आ रहा था कि वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, हुक्म दे दिया है कि पैसे भी मुहैया करे और अमले का जब वक्त आएगा तो अमला भी मुहैया करना जो है हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो ये फैसला कानूनी और आईनी तौर पे तो बहुत ही सादा फैसला है। इसमें कोई आईनी और कानूनी पेचीदगी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जो आइन में लिखा है उस पे अमल करने को हुकूमत को कह दिया है। इस हवाले से आप क्या रेफरेंस उनके खिलाफ भेजेंगे कि उन्होंने आइन की अमलदारी को क्यों यकीनी बनाया? इस वक्त हर एक को पता है पाकिस्तान में जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। पिंडी में कुछ और सोच है। इन 3 जज साहिबान ने उस सोच के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। हम आज इनको कहें कि ये बैठे क्यों नहीं, इसलिए इनके खिलाफ रेफरेंस भेजे। मुझे बिल्कुल इस मंतक की कुछ समझ नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा वज़न वाला और कन्विंसिंग आर्गूमेंट पेश कर रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा कि 3 हाजिर सर्विस जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिए जाएं क्यों बेबुनियाद है और क्यों एक ढकोसला है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद साबिक वज़ीर आज़म ने और क्या क्या मुतालबात किए हैं आपके सामने पेश करेंगे, चंद सवालात अपने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने का। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान अभी 4 मुख्तलिफ बहरानों क्राइसिस से गुजर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल। और इन तमाम तर क्राइसिस के एन बीच अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून के सरबरा थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसले को 1 मैन शो करार देते हुए फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा किया है। मियां नवाज शरीफ ने अदालती फैसले को जवाज बनाकर इल्जाम आयद किया है कि एक लाडले को लाने के जतन हो रहे हैं। और एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले मियां साहब लाडले खुलाने के लिए कौन से जतन हो रहे हैं, हम समझने से कासिर हैं। बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इलेक्शन कमीशन खिलाफ, तमाम इदारे आपके मातहत हैं,
फिर ये जतन हैं कौन से और हो कौन से रहे हैं और कौन कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन का तकाजा किया है। सिर्फ 90 रोज इलेक्शन के तकाजे के पेश नजर आइन के अंदर रहते हुए यह फैसला सादिर फरमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का फैसला सादिर किया है, बल्कि इंटरप्रिटेशन कह लीजिए। इमरान खान को वजीर आजम तो नामजद नहीं किया, लेकिन बहरहाल मोहतरम साबिक वजीर आजम साहब, अगर आपको लगता है कि उनको लाने के जतन हो रहे हैं तो आप कि इस बयान से शायद ये अखज़ कर लिया जाए कि अगर आज इलेक्शन हो गया तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे और आपकी शिकस्त ही शिकस्त है, क्या ये सोच लिया जाए? फिर मियां साहब ने डबल स्टैंडर्ड्स यानी कि दोहरे मेयार के हवाले से आज क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। मुझे समझ नहीं आती ये दोहरे मेयार, हमको तो 1 मिनट में निकाल दिया गया। मोहतरम मियां साहब, समझ तो कौम को भी नहीं आ रही कि इसी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, कि जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी शामिल थे, इन्होंने 7 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देकर असेंबली बहाल की थी। और इसी फैसले से आपका हुकूमती इत्तेहाद रियासत बचाने इस मुल्क में आया था। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में आप सब कामयाब हुए थे और तब आपने अदालत के इस फैसले को आइन की एक बड़ी फतह और कामयाबी करार दिया था। ये अदलिया की जीत है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की आईन का जीत, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। आज ये अदालती फैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख रकम की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। यही अदालतें थी, यही चीफ जस्टिस थे मियां साहब कोर्ट के फैसले पर, तब ये आप और आपके इत्तेहादियों का जश्न था। बहरहाल नाजरीन, आज 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ने एक और गिला भी किया, मुलाहिजा कीजिए। मुझे समझ नहीं आती कि हमने किया क्या था। किसी को हुकूमत से निकाला जा रहा है और किसी को हुकूमत में लाया जा रहा है। 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहने वाले मियां साहब, हम ये 90 की दहाई में तो नहीं जाना चाहते। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को कैसे गिराया गया, क्यों कर गिराया गया, किसका क्या किरदार था, मगर हाँ अलबत्ता ये बात, इमरान खान को घर भेजने के लिए अदम एतमाद की जो तहरीक लाई गई, इसमें आपका रोल कलीदी था, क्योंकि तब तक तो ताकतवर इदारे भी खुद को सियासत से दूर कर चुके थे बज़ाहिर। ये अलविदाई अपनी तकरीब में बाजवा साहब बता कर गए। तो समझ तो ये भी नहीं आ रही कि जिस रियासत बचाने के नारे पर आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार हुई, इसके 10 माह के दौरान महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए। मर्द व ज़न आटे के हसूल के लिए रोज़ा रखकर घंटों के तारों में किस तरह खड़े होकर जलील हो रहे हैं और लोग अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। नाज़रीन, आमरों के लिए या डिक्टेटरों के लिए नजरिया जरूरत ईजाद की जाती है, और नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है? भाई अगर मान लिया कि नजरिया जरूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल हो जाता। मियां साहब नजरिया ज़रूरत के हवाले से बात कर रहे थे। मोहतरम मियां साहब, अब वजारत उज़्मा के लिए भी नजरिया ज़रूरत की ज़रूरत पड़ गई है। आप सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्मनामे को रद्द करके नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना चाह रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का तकाजा नहीं, आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। इमरान खान का सिर्फ भी तकाजा नहीं, लाडले का अगर मान लीजिए तकाजा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। ये दुरुस्त है कि नजरिया ज़रूरत डिक्टेटर्स के लिए इस्तेमाल होती रही, लेकिन आप इलेक्शन की राह में हायल होकर क्या एक बार फिर नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना चाह रहे हैं? नाज़रीन, एक और शिकवा मुलाहिजा कीजिए मियां साहब का आज का। डिक्टेटरों को गले लगाया जाता है, उनके गले में हार पहनाए जाते हैं, और फिर जो आइन तोड़ते हैं डिक्टेटर जो हैं, उनको आइन तोड़ने के इनाम में आइन को अमेंड करने के लिए इख्तियारात दिए जा रहे हैं। मियां साहब, वो जनरल जियाउल हक ही थे, गालिबन एक डिक्टेटर ही थे कि जिसके मिशन को आप आगे बढ़ाना चाहते थे। I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. और ये बात दुरुस्त है कि ये आप ही के अल्फाज हैं, एक डिक्टेटर के बारे में ही अल्फाज हैं, और फिर दूसरे डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को भी किसी और ने नहीं, आप ही की हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। आप ही की हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला, और आप ही की हुकूमत ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कवानीन में नरमी भी बरती। आप ही की हुकूमत ही थी। तो मियाँ साहब, ये गिला हम समझने से कासिर हैं। बहरहाल नाजरीन, मियाँ साहब का एक और भी गिला सुन लीजिए।
पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से सबसे बड़ा आला इदारा है, कहाँ कौन सा आला है, आज उसकी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। हालांकि इस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही। मेरे मोहतरम मियां साहब, किसी ने आपकी हुकूमत की रिट चैलेंज की है? किसने की है? इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है तो आईनी फैसला है। इंतखाबात तो पार्लियामान को ताकत फराम करते हैं। अगर पार्लियामान को कोई मफलूज कर रहा है तो वो ताकतें हैं कि जो इंतखाबात से भागना चाहती हैं, फरार चाहती हैं, अवॉइड करना चाहती हैं, डिले करना चाहती हैं। अगर हुकूमती रेट नजर नहीं आ रही तो महंगाई पर नजर नहीं आ रही, जो 4.5 जो इन 10 महीनों के अंदर बुलंद तरीन सतह को पहुंच गई है, 12.5% से 35% पर पहुंच गई है। और रेट नहीं है तो फिर वो डॉलर और पेट्रोल पर नजर नहीं आ रही, कराची में बढ़ते हुए क्राइम पर नजर नहीं आ रही। जनाबे वाला, हुकूमत की रेट इंतखाबात कराने के हुक्म से चैलेंज नहीं होती। जब अवाम का ट्रस्ट, अवाम का एतमाद उठ जाए तब रेट खत्म होती है। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। मियां साहब, वैसे किसी चीफ जस्टिस, किसी और वजीर आजम ने आज तक अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश नहीं की। ये आप थे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखे थे, मगर कतई नजर इससे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगेन वी रिपीट, सिर्फ इलेक्शन करवाना चाहते हैं जो आइन का तकाजा है। एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं मियां साहब, मगर चीफ जस्टिस के पास तो ना ही अवामी ताकत है, ना टैंक है, ना तोपें हैं, ना वोट है, ना गन्स हैं। चीफ जस्टिस के पास बहरहाल सिर्फ इखलाकी पावर है। बाय द वे, उस इखलाकी पावर की बुनियाद पर एक मुल्क कायम और दायम रहता है। 6 माह बाद उन्होंने रिटायर भी हो जाना है। तो मियां साहब, इसके बावजूद आप चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने तमाम ओहदों की पगड़ियां पहन ली हैं, वन मैन शो है। मुलाहिजा कीजिए एक और दावा। इन 3 जजेस का फैसला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। मियां साहब, आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपको नहीं मालूम कि जुडिशल काउंसिल में किन जजेस के खिलाफ रेफरेंस जा सकता है? जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है कि वो हर मामले में मसावात के असूल और कायदा रखेंगे। एक जज जब अल्लाह से डरने वाला हो, कानून का पाबंद हो, ज़बान का पक्का हो, राय में अपनी अक्लमंद हो और मोहतात हो, तहम्मुल मिजाज हो, ये तमाम एक लिस्ट है, ये एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने के तकाज़ात हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। तो इंसाफ करते हुए जो इन तकाज़ों में एक और शिक है मजबूत हो, जज के लिए सब कुछ ज़रूरी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए इंसाफ हो रहा है, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। इलेक्शंस आज मांगे जा रहे हैं, जज की शोहरत अच्छी हो ये भी कहा जा रहा है। तो ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसके अंदर तो किसी के खिलाफ वीडियो टेप नहीं आई, किसी के खिलाफ मुबैना तौर पे कोई गलत काम नहीं हुआ। तो हम ये समझने से कासिर हैं कि किन ग्राउंड्स पे आप ये तकाजा कर रहे हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी अगर की है, किस तरह की है, ये क्या ग्राउंड्स हैं, इनमें कौन से जज पर माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, इन पे कौन सा इल्ज़ाम साबित हो रहा है, कुछ क्लैरिटी ज़रूर दीजिए। दोस्तों के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी क्लैरिटी दी, साबिक वज़ीर आज़म साहब ने। मुलाहिजा कीजिए। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जी मियां साहब, दोस्त ही इंसान की असल पहचान होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। दुरुस्त फरमाया आपने। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? आपने हमेशा हमारे पीठ में शुरा घोंपा है, इस दफा हम आपके बहलावे में नहीं आएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। मैं आपको मोदी का या ना कहूँ तो क्या कहूँ? पैसे हमारे
हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे।